हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम सचिन कुमार और अब हम क्लास 11th में फ़िज़िक्स की सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो फिज़िक्स समझने के लिए, फ़िज़िक्स के फंडामेंटल को समझने के लिए जो फ़िज़िक्स की जो भाषा है, जो लैंग्वेज है जिस पर फिज़िक्स काम करती है, पहले हम उस पर बात करेंगे, उसके बारे में समझेंगे। दैट इज़ द मैथमेटिक्स। यानी कि बिना मैथमेटिक्स को समझे फिज़िक्स को समझना आसान नहीं है, क्योंकि फिज़िक्स की जो बुनियाद है, जो बेस है, जो उसकी जो लैंग्वेज है, जैसा कि मैंने बताया, वो मैथमेटिक्स है। तो मैथमेटिकल टूल्स नाम का एक चैप्टर आपकी बुक में दे रखा है और उसका जो नंबर दे रखा है दैट इज़ द 0। तो 0 से तात्पर्य यही है, 0 का मतलब यही है कि एक बिगिनिंग है, एक बेस है, एक फंडामेंटल है जो फिज़िक्स को समझने के लिए ज़रूरी है। अब यहाँ पर जो मैथमेटिक्स हम समझेंगे वो क्लास 11th या 12th की तरह पूरी मैथमेटिक्स नहीं समझेंगे। हम वही कंसेप्ट समझेंगे, उतना ही मैथमेटिक्स समझेंगे जितना फिजिक्स को समझने के लिए हमें ज़रूरी है, जितना फिजिक्स को समझने के लिए हमें रिक्वायर्ड है। तो वो कौन कौन से कंसेप्ट हैं जो मैं डिस्कस करूँगा? पहला, ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, कैलकुलस में हम डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन दोनों ही देखेंगे। इसके बाद 3D ज्योमेट्री के कुछ कंसेप्ट देखेंगे, जहाँ पर हम लाइन, पैराबोला एंड स्लोप्स रिलेटेड कंसेप्ट्स देखेंगे। और फाइनली हम देखेंगे ग्राफ, कि ग्राफ को कैसे मैनेज करते हैं, ग्राफ किस तरीके से वर्क करता है फिजिक्स में। तो आज के टॉपिक में, आज के दिन हम ट्रिग्नोमेट्री पे बात करने वाले हैं, ट्रिग्नोमेट्री के कंसेप्ट को समझने वाले हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री, जैसा कि इसका नेम है ट्रिग्नोमेट्री, ट्राई, तो ट्राई से समझ में आता है कि ट्राइंगल, यानी कि ऐसे कंसेप्ट, मैथमेटिक्स का वो कंसेप्ट जो ट्राइंगल के साथ डील करेगा, वो हम ट्रिग्नोमेट्री के अंतर्गत हम समझेंगे। तो अगर हम बात करें एंगल की, जो कि ट्राइंगल की बात हो चुकी है, तो एंगल कैसे डिफाइन करते हैं? तो अगर कोई भी दो लाइंस, और वो दो लाइन कौन सी? स्ट्रेट लाइन, ऐसा नहीं कि कर्व वाली लाइन, दिस टाइप की नहीं, ऐसी लाइन जो स्ट्रेट लाइन है। जब भी कोई टू लाइंस और स्ट्रेट लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करती हैं, तो इंटरसेक्ट करते समय वो एक एंगल क्रिएट करती हैं। तो उस एंगल को हम कैसे जज करेंगे स्टूडेंट्स? जैसे कि ये एक एंगल क्रिएट हो रहा है, तो एंगल थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, इस तरीके से जज किया जाता है। थीटा आर्क और रेडियस की सहायता से बन रहा होता है। तो आप बात करेंगे सर इसमें जो आपने अभी जो दो लाइनें इंटरसेक्ट की है, स्ट्रेट लाइन है, यहाँ तो ना तो मुझे यहाँ पर रेडियस दिखाई दे रहा है और ना ही आर्क दिखाई दे रहा है। तो आप देखें, थोड़ा सा इसको कंसीडर कर लें। अगर मान लीजिए हम ये पॉइंट, यानी स्ट्रेट लाइन में यहाँ पर ये पॉइंट मान लेते हैं, तो दिस इज द रेडियस, ये रेडियस, और ये इन दोनों को ज्वाइन करने वाला जो कर्व है दैट इज द आर्क, ये आर्क कहलाएगा, जिसको हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको और अच्छे अंडरस्टैंड करने के लिए मैं यहां पर एक सर्कल ड्रॉ करता हूं। मान लीजिए मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया हुआ है, दिस इज द सर्कल, और सर्कल के सेंटर से इसके सर्कमफ्रेंस पर को मिलाने वाली जो लाइन है, दिस इज, जिसे आपको पता है ये रेडियस होती है आर्क। इसको यहाँ पे भी मिला दिया, ये भी एक रेडियस है, इसको आर्क मिलाया। और ये वाला जो पोर्शन है स्टूडेंट्स, दिस पोर्शन ये कर्व आपका आर्क कहला रहा है। और इन दोनों को, लाइन को जोड़ने पर जो एंगल डिजाइन होता है दैट इज कॉल्ड द थीटा, ये थीटा है। तो इसको परिभाषित करने के लिए, यानी थीटा इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। अगर इसको थोड़ा न्यूमेरिकली समझें, तो अगर मान लेते हैं कि जो आर्क की वैल्यू है, मान लीजिए जो आर्क की वैल्यू है 4 सेंटीमीटर, और मान लीजिए जो रेडियस है वो है 5 सेंटीमीटर। अब आप देखेंगे, अगर मान लीजिए मैं एक स्ट्रेट लाइन की बात करूं, तो यहाँ पे एक ऑब्जर्व करने वाली बात है कि ये मान लीजिए अगर रेडियस, जितना बड़ा रेडियस होगा उतना ही बड़ा आर्क होता जाएगा। आप देख रहे हैं यहाँ पर, जैसे जैसे हम रेडियस बढ़ाते चले जाएंगे वैसे वैसे आर्क बढ़ता रहेगा, लेकिन इनका जो एंगल है, यानी कि इन दोनों लाइनों के बीच का जो एंगल है वो सेम रहेगा। तो यहाँ पे आप देखें इस फिगर में, अगर मान लीजिए आर्क 4 सेंटीमीटर है और रेडियस की वैल्यू भी 4 सेंटीमीटर है, और इसमें अगर हम थीटा निकालते हैं, तो थीटा की जो वैल्यू होगी 4 सेंटीमीटर अपॉन 5 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर क्लोज हो जाएगा,
और 4/5। तो आपने देखा कि जो थीटा निकल के आया ये डायमेंशन लेस आया, यहाँ पर इसको कोई डायमेंशन नहीं दे पा रहे हैं, सेंटीमीटर यहाँ से डिस्कनेक्ट हो चुके हैं, क्लोज हो चुके हैं, और थीटा की वैल्यू जो आ रही है वो 4/5 आ रही है। ठीक है, तो ये थीटा यानी कि जो एंगल है वो एक ऐसी क्वांटिटी है जो यूनिट लेस है। कैसी क्वांटिटी है? यूनिट लेस है, क्योंकि यहाँ पे देखिए अब यूनिट ऑटोमेटिक यहाँ पे कैंसिल आउट हो चुकी है। फिर भी थीटा को जो हम रिप्रेजेंट करते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं 4/5। इसको हम रिप्रेजेंट करने के लिए जिस यूनिट का यूज़ करते हैं दैट इज़ द रेडियन, ये रेडियन कहलाता है। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो एंगल है वो किस तरीके से बन रहा है, और एंगल के बीच में जो यहाँ पे जो एक थीटा बन रहा है, जो एंगल जिसे थीटा से रिप्रेजेंट किया जा रहा है उसको एवेल्यूट कैसे करते हैं, और उसके बीच में क्या रिलेशंस निकल के आता है और कैसे इसको एवेल्यूट करते हैं। और जो यहाँ पर नोटिस करने वाली बात है कि एक जो एंगल है वो एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। इसको और बेटर समझने के लिए हम क्या करते हैं कि थीटा और रेडियंस, थीटा और तो एंगल को जो हम मेजर करते हैं स्टूडेंट्स, तो 2 टाइप्स की यूनिट का हम यूज़ कर रहे होते हैं। फर्स्ट इज अपनी डेली लाइफ में डिग्री एंड सेकंड इज अ रेडियन। तो हम डिग्री एंड रेडियन के बीच में रिलेशन देखते हैं कि डिग्री और रेडियन किस तरीके से वर्क करते हैं। तो मैं इसके लिए फिर से आपको एक एग्जांपल देता हूं, और यहाँ पे डिग्री और रेडियन कौन सा रिलेशन एग्जिस्ट करते हैं, क्या एक रिलेशन है दोनों के बीच में, इसको ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं। तो इसके लिए फिर से मैं एक सर्कल ड्रॉ करता हूं। मान लीजिए एक सर्कल है और इसके सेंटर से ये मिलाने वाली जो लाइन है दिस इज द रेडियस, ये आर है, और यहां तक का जो चाप है ये जो आर्क, दिस इज द थीटा, ये थीटा वैल्यू है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगर बात की जाए कि यहां पर रेडियस कितना है, तो दिस इज द रेडियस और दिस इज द आर्क, ये इसका एक आर्क है। अगर मैं ए और बी पॉइंट दे दूं तो ए बी आपका आर्क है। एक और सिचुएशन बनाते हैं, अगर मान लीजिए आर्क को थोड़ा सा और बढ़ाया जाए, रेडियस चेंज नहीं कर रहा, रेडियस वही रहेगी क्योंकि सर्कल है, और मान लीजिए मैं सिचुएशन ये देता हूं, तो यहां पे जो आर्क की वैल्यू होगी स्टूडेंट्स वो क्या होगी, आर्क की वैल्यू दिस वन, दिस इज द आर्क, ये आर्क कहलाएगा। और इसको एक बार और थोड़ा सा प्रैक्टिकली देखा जाए, इसको और चेंज किया और आप यहाँ पे देख लें, इस जगह पे ये ए पॉइंट आ चुका है, तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा दिस इज द थीटा, वो कुछ इस तरीके से बन रहा होगा। ठीक है, तो ये जो आर्क है हमारा, आर्क की वैल्यू इस तरीके से इंक्रीज होगी, और जो थीटा होगा वो कुछ इस तरीके से आर्क अपॉन रेडियस के फॉर्म में कैलकुलेट होगा। और थोड़ा सा इसको प्रैक्टिकली करते हैं, इसको और घुमाते हैं, इसको घुमाते 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 यहाँ ले जाते हैं, और इस पर आप देखेंगे ये घूम के यहाँ पर आ चुकी है इस जगह पर, यानी सेम इस तरीके से। तो आपको पता है कि इसी सर्कल में अगर कोई भी एंगल राउंड कर रहा है तो वो 360 डिग्री कंप्लीट कर लेता है। तो इस सिचुएशन में क्या होगा कि जैसे ये मूव करते हुए आएगा तो यहाँ पे जो एंगल होगा वो 360 होगा। तो यहाँ से हम एक रिलेशन प्रोड्यूस करेंगे डिग्री एंड रेडियंस के बीच में। तो जो हमारा फॉर्मूला है पहले तो उसी पे जाते हैं, थीटा इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, दिस इज द फॉर्मूला। तो आप देखिए आर्क स्टूडेंट्स कितना कंप्लीट किया हुआ है, आप देखें यहाँ पे आर्क यहां से स्टार्ट हुआ था इस जगह से, और ये धीरे धीरे यहां से स्टार्ट हुआ था, और इस तरीके से ये कवर करते हुए पूरा इसने एक सर्कल को कवर किया हुआ है, सर्कल के सर्कमस्टेंसेस को कवर किया हुआ है। तो ये कंप्लीटली यानी एक 360 डिग्री बना रहा है आपका। ठीक है, और ये 360 डिग्री बनाते हुए क्या कर रहा है यहाँ पर, क्या ये एरिया कवर कर रहा है या सर्कमस्टेंसेस। तो यहाँ पर जो आर्क की वैल्यू जो होगी वो होगी 2πr, और रेडियस तो वही रहेगा स्टिल, क्योंकि रेडियस तो चेंज ही नहीं किया हुआ है, रेडियस तो फिक्स है। तो रेडियस की वैल्यू हो गई r। अब थीटा कितना डिजाइन हुआ है, अगर मैं सिंपल कहता तो यहां पे हो सकता है कि इस जगह पर ये एंगल कुछ और होता, ये एंगल कुछ और होता, ये एंगल कुछ और होता, लेकिन ये घूमते 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 यहां पर आके कंप्लीटली ज्वाइन हो गया। तो यहां पर जो थीटा की वैल्यू होगी स्टूडेंट वो होगी 360।
क्या होगी स्टूडेंट्स 360। तो यहां से हम एक रिलेशन एडजस्ट करते हैं, r से r कैंसिल होगा, 360 इज इक्वल टू 2 पाई एंड 180 इक्वल टू पाई 180 इक्वल टू पाई। और ये जो वैल्यू है स्टूडेंट्स, ये वैल्यू निकल के आ रही है रेडियन में। किस में आ रही है स्टूडेंट्स? रेडियन में। ये जो वैल्यू निकल के आई है ये आ रही है रेडियन में। तो यहां पर क्या हुआ है स्टूडेंट्स कि ये जो सर्कमस्टेंसेस है यहां से लेके यहां तक मूव हुआ है और मूव होते होते इसने यहां पर 2 पाई r क्रिएट किया है। यानी कि अब हम यहां पर एक रिलेशन एडजस्ट करेंगे और रिलेशन क्या एडजस्ट होगा कि थीटा इक्वल टू 2 पाई r अपॉन r और ये होगा रेडियंस में। रेडियंस में उसकी वैल्यू को निकाल लेंगे। तो थीटा ने कितना यहां पर मूवमेंट किया हुआ है? दैट इज द 360 डिग्री यहां पर मूव किया हुआ है। तो 2 पाई r अपॉन r इंटू रेडियन, r से r कैंसल आउट हो जाएगा और यहां पे आ जाएगा 180 इक्वल टू पाई। ये एक रिलेशन आ गया पाई रेडियंस के बीच में, 180 अपॉन पाई। और यहां पर अगर हम रेडियन की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं स्टूडेंट्स, रेडियन की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो 180 अपॉन पाई, और पाई की जो वैल्यू होती है अप्रॉक्सीमेटली 3.14। और इसको जब हम एवेल्यूट करेंगे तो जब ये एवेल्यूट करेंगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी स्टूडेंट्स वो आएगी 57.29 डिग्री। तो दिस इज द रिलेशंस। ये एक रिलेशन एग्जिस्ट होता है बिटवीन द डिग्री एंड रेडियन। मैं इसको सेंटर पे लिख देता हूं। क्या रिलेशन एग्जिस्ट हुआ? यानी कि जो 1 रेडियन की जो अप्रॉक्सीमेटली जो वैल्यू आई है वो आई है 57.29 रेडियन, सॉरी डिग्री। यानी कि 1 रेडियन 57.29 डिग्री के इक्विवेलेंट होगा। दिस इज द रिलेशन। और इस रिलेशन को कैसे हमने प्रोड्यूस किया अभी मैंने आपको बताया। अब हम कुछ और आगे कंसेप्ट चलते हैं ट्रिग्नोमेट्री कंसेप्ट को समझने के लिए। यहां पर हम बात करते हैं, एक बार फिर से ट्राइंगल पर चलते हैं। ये एक ट्राइंगल है और जिस जगह से ये एंगल बनाता है उसके ठीक सामने की जो लाइन है वो परपेंडिकुलर है, ये बेस कहलाती है और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? हाइपोटेन्यूज। इसको क्या बोला जाता है? हाइपोटेन्यूज बोला जाता है। ठीक है ना? अच्छा, अब बात आती है कि यहां पर जो ट्रिग्नोमेट्री के जो अपने रेशोज हैं, ट्रिग्नोमेट्री के जो रिलेशंस हैं, उनको कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो इनको रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि जो साइन थीटा की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है। ये आपको क्लास 10th 9th में भी आपने पढ़ा हुआ है। इसकी जो वैल्यूज होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि P अपॉन H। अब मैं हाइपोटेन्यूज यूज नहीं करूंगा, सिंपल H यूज करूंगा। तो P अपॉन H यहां पर इसका रिलेशन निकलेगा, इसकी वैल्यू होगी। सिमिलरली कॉस थीटा की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? B अपॉन H। और जो tan थीटा होता है वो sin थीटा अपॉन cos थीटा होता है। तो यहां पर आप tan थीटा का भी रिलेशन निकाल सकते हैं एंड tan थीटा इक्वल टू P अपॉन H मल्टीप्लाई H अपॉन B। इसको कैंसिल कर देंगे तो P अपॉन B ये आपको मिलेगा, P अपॉन B। दिस इज द tan थीटा। तो अब हम यहां पर समझते हैं कि इनके जो एंगल्स होंगे
उन एंगल को किस तरीके से हम रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे निकालेंगे डिग्रीज में। तो आप इसके लिए मैं एक छोटा सा एक चार्ट बनाऊंगा और आप देखें कि जो एंगल हम जो जनरेट करते हैं वो कुछ इस तरीके से, यानी जो थीटा होगा, जो डिग्री में जो वैल्यूज़ होगी वो 0 होगी, 30, 45, 60 एंड 90। इसके आगे भी टर्म्स हैं, इनको भी स्टडी किया जा सकता है, लेकिन अभी फिलहाल मैं इनकी स्टैंडर्ड ये वैल्यू मान लेता हूं और एवेल्यूट करता हूं कि साइन की वैल्यू कैसे निकलेगी। साइन तो यहां पे रटने की जरूरत नहीं है, एक सिंपल सा एक मेथड है, एक स्ट्रक्चर है जिसको हम फॉलो करेंगे साइन के एंगल्स को निकालने के लिए। तो यहां पर मैंने क्या किया है, एक स्टेप्स देखें। वैसे तो ये सारी वैल्यूज ध्यान में होती हैं, लेकिन फिर भी इनको एक याद करने का, इनको समझने का अपना एक स्टैंडर्ड मेथड है। उस स्टैंडर्ड मेथड को हम देख लेते हैं। न्यूमेरिक मैथमेटिक्स की अपनी एक खासियत होती है कि जितनी बार आप मैथमेटिक्स लगाते हैं, क्वेश्चंस लगाते हैं, ऑटोमेटिकली फॉर्मूला और उनकी वैल्यूज दिमाग में रहती हैं, याद होती चली जाती हैं। तो ये कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है 11th लेवल पे कि ये चीज़ आपको आनी चाहिए, लेकिन फिर भी एक इसका एक स्टैंडर्ड मेथड है जो आपकी जानकारी में होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए, वो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। तो उसको करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले 0, 1, 2, 3 एंड 4 इस तरीके से लिख लेते हैं स्टूडेंट्स। सभी के करस्पॉन्डिंग, सभी जो हमारे डिग्रीज दे रखी है उन डिग्री के करस्पॉन्डिंग हमने वैल्यू दे रखी है। ये थीटा की जो वैल्यू है वो डिग्री में है स्टूडेंट्स, डिग्री में 90 डिग्री लिख रखा है। अब क्या करेंगे, ये जो लास्ट वाली वैल्यूज है, इस वाली लास्ट वाली वैल्यू को इन सभी से डिवाइड कर देते हैं सेकेंड स्टेप्स में। तो 0/4, 1/4, 2/4 और 3/4 एंड 4/4। ये क्लियर हुआ। इसके बाद जो कट रहा है उसे काट देते हैं, जो बच रहा है उसको वैसे ही लिख देते हैं। 0/4 0, 1/4 1/2, 3/4 एंड 4/4 की वैल्यू हो गई 1। अब नेक्स्ट स्टेप्स में क्या ध्यान देना है आपको कि अब आपको अंडर रूट लेना है, इसका रूट लेना है। तो 0 का रूट तो 0 ही रहेगा, 1/4 का रूट आप लेंगे 1/√2, √3/2 और इसकी वैल्यू 1। तो यहाँ पे आप इसको भी थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा 1/2, 1/√2, √3/2 एंड दिस इज द 1। तो ये जो वैल्यू स्टूडेंट्स निकल के आई, दिस इज द वैल्यू ऑफ साइन। ये साइन थीटा की वैल्यू है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं कॉस क्या होता है। तो कॉस इसका रिवर्स ऑर्डर में जो वैल्यूज आएगी वो कॉस की होगी। अगर कॉस की वैल्यू हमें यहाँ फाइंड आउट करनी है तो इसको हम रिवर्स कर देंगे, इस एंड से यहाँ पे लिखना स्टार्ट करते हैं, यानी कि 1 को यहाँ पे लिखेंगे, आफ्टर दैट √3/2, ये तो बीच में ही रहेगा, सेंटर में ही रहेगा, 1/√2 एंड दिस इज 1/2 एंड दिस इज 0, ये 0। क्लियर स्टूडेंट्स, इसको नोट कर सकते हैं आप। और मैं इसको अभी इरेज करके 10 की वैल्यू आपको बताता हूं किस तरीके से एवेल्यूएट करेंगे। 10 का मेथड क्या होगा। अब tan थीटा के बारे में आपने पढ़ रखा था, बचपन से जान रखा है आपने कि tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। ये रिलेशंस आपको पता है, tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो अब देखिए साइन थीटा की वैल्यू ये है, कॉस थीटा की वैल्यू ये है, तो उसी के करस्पॉन्डिंग अगर इनकी हमें वैल्यूज चाहिए कि tan 0 का वैल्यू कितना होगा, tan 30 का वैल्यू क्या होगा, तो अब आप देखिए इसको एवेल्यूएट करने के लिए हम क्या करेंगे। तो 0/1 की वैल्यू क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, 0 हो जाएगी। 1/2 √3/2 की अगर वैल्यू एवेल्यूएट करें तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/√3। 1/√2 1/√2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये वैल्यू 1 हो जाएगी। √3/2 1/2 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये √3 हो जाएगा। एंड 1/0 की जो वैल्यू होती है स्टूडेंट्स वो इन्फिनिटी होती है, आपको पता है। एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ tan। अब इसके अलावा 3 और रेशो भी हमारे पास में अवेलेबल होते हैं, दैट इज द सेक थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कॉसेक थीटा। तो जो कॉट थीटा होता है वो रेसिप्रोकल होता है tan थीटा का, सेक थीटा जो रेसिप्रोकल होता है वो कॉस थीटा का, एंड जो साइन थीटा है वो रेसिप्रोकल है, या जो कॉसिक थीटा है वो रेसिप्रोकल है कॉसिक थीटा का। ठीक है, तो अगर मान लीजिए मुझे कॉट थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो कॉट थीटा की वैल्यू को निकालने के लिए आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स, 1/tan थीटा करेंगे।
तो यहाँ पर आपको कॉट थीटा की वैल्यू इसी के करस्पॉन्डिंग्स आपको मिलती चली जाएंगी। तो यहाँ पर हमने ये देखा कि साइन कॉस टेन की जो रेशोज़ हैं वो किस तरीके से थीटा के टर्म्स में निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हमने इन वैल्यूज़ को एवेल्यूएट करने सीखा। अब हम यहाँ पर एक चीज़ और आपको बताते हैं कि इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने अभी यहाँ पे बता दिया था कि जो थीटा और डिग्री के बीच में, जो डिग्री एंड रेडियंस के बीच में जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, वो कितनी वैल्यू जनरेट करके देता है, वो क्या होती है, वो मैंने आपको बताई, लगभग 57.29। अब बात आती है, जब हमने ये चीज़ समझ ली तो अब हमको थीटा और डिग्री के बीच में रिलेशन निकालना, रिलेशन समझना अब और आसान हो जाएगा। तो एक बार फिर से हम चलते हैं उस कंसेप्ट पे जहां पर हम डिग्री एंड रेडियंस के बीच में रिलेशन एडजस्ट करते हैं। इसको समझने के बाद कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर होंगे। तो अगर हम बात करें कि कन्वर्जन करना है कि डिग्री से रेडियन में, रेडियन की डिग्रीज में, तो कैसे करेंगे। तो यहां पर अगर कन्वर्जन, टॉपिक का नाम लिखता हूं, कन्वर्जन ऑफ डिग्री टू रेडियन, ये हमारा टॉपिक है, ठीक है ना, कन्वर्जन ऑफ डिग्री टू रेडियन। तो इसके लिए क्या फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है, x वो वैल्यू है जो डिग्री को रिप्रेजेंट करेगी। तो x मैं यहां पे डिग्री लिख देता हूं, इक्वल टू x इक्वल टू डिग्री, देन x वो वैल्यू जो डिग्री में अवेलेबल है, मल्टीप्लाई, दिस इज द साइन ऑफ मल्टीप्लाई, इसको x में यू बना देता हूं, मल्टीप्लाई, आफ्टर डेट पाई अपॉन 180 रेडियन, दिस इज द रिलेशन। ये एक रिलेशन एग्जिस्ट करेगा जो डिग्री और रेडियन को कन्वर्जन के लिए यूज किया जाएगा। यानी कि यहाँ फॉर्मूला नोट कर लें, देख लें, x डिग्री इक्वल टू x वो डिग्री वाली वैल्यू मल्टीप्लाई पाई अपॉन 180 रेडियंस। अब इसको एवेल्यूएट कर लेते हैं कि कैसे काम करेगा। तो इसके लिए मान लीजिए आपने कहा कि 30 डिग्री, x 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी रेडियन में, तो मैंने लिखा 30 इक्वल टू 30 मल्टीप्लाई पाई अपॉन 180 इंटू, और ये आंसर आएगा रेडियन में। तो आप 3 से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो आप देखेंगे कि जो 30 डिग्री का जो वैल्यू है वो निकल के आया है पाई बाई 6, 3 6 18। तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन द डिग्री एंड रेडियन। इसी तरीके से जो कन्वर्जन अभी हमने देखा कि डिग्री से रेडियन में किया हुआ है, इसका रिवर्स ऑर्डर में रेडियन से डिग्री में भी कन्वर्जन हो सकता है। तो इसके लिए भी एक फॉर्मूला ध्यान में रखना है आपको। मैं फॉर्मूला यहीं पे लिख देता हूं, x रेडियन, x ये वैल्यू वो वैल्यू होगी जिसको रेडियन में एवेल्यूएट करना है, इक्वल टू x ये वही वैल्यू है जो रेडियन में दे रखी है, मल्टीप्लाई बाई 180 अपॉन पाई, और यहां पे अब क्या यूनिट हो जाएगी, डिग्री। तो इस फॉर्मूले को ध्यान में रखेंगे आप। और इसके बाद इसका भी एक एग्जांपल करते हैं, और एग्जांपल भी हम इसी को कर लेते हैं ताकि ये वेरीफाई हो जाए कि यही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। क्वेश्चन में एवेल्यूएट हो जाएगा कन्वर्जन ठीक कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ हमने 30 डिग्री की वैल्यू जो हमने है वो रेडियन में पाई बाई 6 रेडियन हमने फाइंड आउट की है। तो अब पाई बाई 6 को कन्वर्ट करके देखते हैं कि 30 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो ये फॉर्मूला भी टेस्ट हो जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको मैं इरेज कर देता हूँ, ये आपने नोट कर लिया होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, मान लीजिए हमको पाई बाई 6 की वैल्यू निकालनी है। तो x रेडियन, यानी कि रेडियन में वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स, पाई बाई 6 इक्वल टू x वही वैल्यू पाई बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 180 अपॉन पाई, और यहां पे जो इसकी यूनिट होगी डिग्री। तो अब आप इसको थोड़ा सा एवेल्यूएट करके देखेंगे तो ये पाई से पाई कैंसिल हो गया, 6 3 ये हो गया। तो पाई बाई 6 की जो वैल्यू आपके सामने आ रही है दैट इज द 30 डिग्री, इसको आप यूं भी लिख सकते हैं डिग्री, एंड दिस इज द रिलेशन। क्लियर। तो यहाँ पे हमने देखा कि किस तरीके से कन्वर्जन हो सकता है डिग्री से रेडियन में और रेडियन से डिग्री के बीच में।
ठीक है स्टूडेंट्स, हम नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है जो ट्रिग्नोमेट्री का है, जिस पर ट्रिग्नोमेट्री डिपेंड करेगी और बहुत जगह उसका यूज़ होने वाला है, हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री का हम एक और कंसेप्ट डिस्कस करेंगे, वेरिएशन ऑफ डिफरेंट वैल्यूज इन अ क्वाड्रेंट। जो वेरिएशंस होगा डिफरेंट वैल्यूज का, जो एंगल्स का डिफरेंट क्वाड्रेंट्स में उनका क्या रोल है, किस तरीके से उनको पहचाना जाता है, किस तरीके से वो वर्क करते हैं, हम उस चीज़ को समझेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, मैं टॉपिक का नाम लिख देता हूँ, वेरिएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज। इन डिफरेंट क्वाड्रेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, बहुत ही अच्छा तरीका है इसको जानने का। यहां पर हम एक प्लेन बनाते हैं एंड दिस इज एक्स एक्सिस और ये भी एक्स डैश एक्सिस, एंड दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज वाई डैश एक्सिस। तो एक्स और वाई एक्सिस से हम पहले ही फेमिलियर हैं और हमको ये पता होता है कि इस डायरेक्शन में, यानी कि जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जो वैल्यूज होती हैं एक्स और वाई की, ये पॉजिटिव होती हैं और ये नेगेटिव इंडिकेट करता है। दिस इज द पॉजिटिव, दिस इज द रिवर्स डायरेक्शन में नेगेटिव, ये पॉजिटिव एंड ये नेगेटिव। ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, दिस इज सेकेंड, दिस इज थर्ड एंड दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट। ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट है। ठीक है, तो अब इसके बारे में कुछ और चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी, जैसे कि मान लीजिए आपसे कहा जाता है कि इस क्वाड्रेंट में आने वाली जो ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ होंगी उनकी क्या वैल्यूज़ होंगी, उनका कैसे हम मेजरमेंट करेंगे। तो इसके लिए एक छोटा सा आपको एक कंसेप्ट आपको याद रखना है, और वो कंसेप्ट कहीं ऐसा नहीं स्टैंडर्ड है, उसको सिंपल एक बनाया गया है, और वो कंसेप्ट है ऑल स्टूडेंट टेक अ कॉमर्स। एक एग्जाम्पल बना लिया, ऑल स्टूडेंट टेक अ कॉफ़ी, इस तरीके से आप ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पर एक लाइन लिख रहा हूँ जो मेरे काम आने वाली है, ऑल स्टूडेंट्स टेक अ कप, कॉमर्स, कंप्यूटर, जो भी लिखना चाहें। तो ये जो पहला वाला जो टर्म होगा इसको तो हम ए से रिप्रेजेंट करेंगे, हर एक वर्ड का पहला लेटर उठा लेते हैं। ये केवल याद रखने के लिए, कोई ऐसा फिक्स स्टैंडर्ड नहीं है, कब हो सकता है, कॉमर्स कर लीजिए, कंप्यूटर कर लीजिए, आप किस तरीके से इस टर्मिनोलॉजीज को ध्यान में रखेंगे, बस उसका एक छोटा सा एक रूल बनाया गया है। तो मैंने ए यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में, और यहाँ पर हमने एस ले लिया है, ये सेकेंड क्वाड्रेंट में, और एक थर्ड यहाँ पे टी, और फोर्थ में यहाँ पर मैं लिखूंगा सी, जो मेरे काम आने वाला है, जिसके थ्रू, जिस ट्रिक के थ्रू हम इन सारी वैल्यूज को बहुत आसानी से एवेल्यूएट करेंगे और समझ जाएंगे। अब स्टूडेंट्स को रीड करने का तरीका है, ये दो तरीके से काम करता है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पर जब हम इसको रीड करेंगे, जब इसका वर्कआउट, जब इसकी हम वर्किंग में लेकर आएंगे, तो इसको रीड करने का जो तरीका होगा स्टूडेंट, वो एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो जब ये एंटी क्लॉकवाइज चलेगा तो ये पॉजिटिव वैल्यू से जनरेट करते हुए चलेगा, और जब कभी भी हमें क्लॉकवाइज जनरेट करने की जरूरत पड़ेगी तो यहाँ पर ये नेगेटिव साइन को इंडिकेट करेगा। तो यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि मान लीजिए जब हम यहाँ से वैल्यू जा रहे हैं इस जगह से, तो ये जो वैल्यू है स्टूडेंट, ये यहाँ से तो हो गया 0, ये हो जाएगा 90, ये हो जाएगा 180, और यहाँ पे आ जाएगा 270, एंड फिर से यहाँ पे जब घूम के आ जाएंगे तो ये बनेगा आपका 360। ठीक है स्टूडेंट्स, ये वाला जो डायरेक्शन है स्टूडेंट्स, ये पॉजिटिव है, ये डायरेक्शन नेगेटिव है, ये डायरेक्शन नेगेटिव है, और यहाँ पर किस तरीके से ये वर्क करेगा, इसके लिए भी एक समझने का एक तरीका है। तो सबसे पहले मैं इनके बारे में लिख लेता हूँ कि ए क्या इंडिकेट कर रहा है। इसका मतलब क्या है, जो ऑल वैल्यूज, यानी ऑल वैल्यूज का मतलब क्या है कि साइन, ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी वेरिएशन है, साइन, कॉस, टेन, सेक, कॉट, कॉसिक, ये सभी इस रेंज में क्या होंगे, आपके सेम रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे। कैसे रहेंगे, ऑल आर पॉजिटिव। ये हमको केवल ये हमको बता रहा है कि सभी हमारे पॉजिटिव रहेंगे। तो ऑल पॉजिटिव, इसका मतलब ऑल पॉजिटिव।
यहाँ पर आगे एस, एस से कौन सा वर्ड हमको देखने को मिल रहा है, कौन सा एंगल समझ में आ रहा है, दैट इज द साइन थीटा। ठीक है, साइन थीटा और इसका एक भाई कौन है, साइन थीटा का भाई कॉसिक। और इसको याद करने के लिए एक सिंपल है इसका हम एक पैटर्न लिख लेते हैं जो भी हमारे काम आने वाला है। मैं एक सिंपल एक सीक्वेंस में लिखता हूं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा। ये पैटर्न भी हमें काम आएगा, इस पैटर्न का भी हम ध्यान रखेंगे कब किसकी क्या जरूरत पड़ेगी। ये दो डायरेक्शन जो मैंने बताई हुई है, इन डायरेक्शन का भी हम यूज करेंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो एस है, एस इंडिकेट कर रहा है कि साइन और साइन का जो भाई है कॉसिक वो पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सभी नेगेटिव्स रहेंगे। ठीक है ना, तो साइन प्लस कॉसिक ये पॉजिटिव है, बाकी सभी नेगेटिव हैं। यहाँ पे आ जाएंगे टेन, टी है यानी कि टेन और टेन का जो भाई है कॉट वो पॉजिटिव है, बाकी सभी नेगेटिव हैं। तो टेन एंड कॉट लिख लेते हैं, टेन थीटा एंड कॉट थीटा ये पॉजिटिव, बाकी नेगेटिव। सी की बात करेंगे तो यहाँ पे कॉस और कॉस का जो भाई है जो सेक ये पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। यानी कि इन टर्मिनोलॉजी से हमें ये आइडिया मिल गया कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन सी वैल्यू पॉजिटिव रहेंगी और कौन सी नेगेटिव रहेंगी। यहाँ पर ऑल हो गया, यानी कि जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ हैं वो सभी इस जगह पे पॉजिटिव में रहेंगी। और यहाँ पे साइन एंड कॉस पॉजिटिव रहेगा, यहाँ टेन एंड कॉट पॉजिटिव रहेगा, यहाँ कॉस थीटा एंड सेक थीटा पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, तो अब हम एक क्वेश्चन यहाँ पे बनाते हैं। जैसे मान लीजिए हमने कहा साइन 90 प्लस थीटा ये क्या वैल्यू देगा। तो हम पहला टर्म समझते हैं साइन 90 प्लस थीटा। तो देखिए साइन 90 प्लस थीटा को कैसे समझेंगे, यहां पर आप देखें कि जो साइन 90 प्लस थीटा, तो ये 90 इधर जा रहा है, ये 90 हुआ दिस एंगल, और इसमें कुछ हम ऐड करेंगे तो 90 प्लस थीटा इस क्वाड्रेंट में आएगा। तो यहां इस क्वाड्रेंट की वैल्यू क्या है कि साइन एंड कॉसेक की वैल्यू तो पॉजिटिव है, लेकिन अब बात आती है कि यहाँ पर पॉजिटिव तो समझ में आ गया, लेकिन अब आएगा क्या साइन थीटा आएगा या कॉस थीटा आएगा। तो इसको समझने के लिए स्टूडेंट्स एक बात ध्यान रखेंगे कि अगर मान लीजिए ये रेफरेंस पॉइंट है, ये एक्स डैश इस तरीके से इसको मान लें, तो अगर 90 की बात कर रहे हैं स्टूडेंट, तो ये 90 देखिए ये वर्टिकल लाइन है, परपेंडिकुलर लाइन है। तो जहां भी परपेंडिकुलर लाइन आएगी वहां पर साइन का नियरेस्ट यानी कि साइन की जो दूसरी वैल्यू हमारे पास में आएगी, नियरेस्ट वैल्यू आएगी, जो हमें कुछ इस तरीके से ध्यान में रखनी है। यानी कि साइन थीटा अगर पूछा जा रहा है तो कॉस थीटा हो जाएगा, टेन थीटा अगर बोला जा रहा है तो कॉट थीटा, सेक थीटा बोला जा रहा है तो कॉसिक थीटा। इस तरीके से हमें याद रखना है। सिमिलरली रिवर्स ऑर्डर में कॉसिक थीटा है, सेक थीटा है, कॉट थीटा है, टेन थीटा है, कॉस थीटा है, साइन थीटा है। ये वो कन्वर्जन नहीं है कि साइन थीटा इक्वल टू कॉसिक थीटा यहाँ पे नहीं आएगा। तो इसका ये नियरेस्ट मान आपको ध्यान रखना है। तो अब कैसे आइडिया लगाया हमने कि साइन 90 प्लस थीटा, एक तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट में आ रहा है तो ये डिसाइड हो गया कि वैल्यू प्लस होगी। ठीक है, और दूसरा क्योंकि ये वर्टिकल है, 90 वर्टिकली इंडिकेट कर रहा है, तो इसकी जो नेक्स्ट जो वैल्यू होगी दैट इज द कॉस थीटा। तो यहां पे आपको प्लस का कॉस थीटा देखने को मिलेगा। और चेक कर लेते हैं, मान लीजिए हमने कहा सेक थीटा, सेक 90 प्लस थीटा बोला मैंने, ये 90 है, 90 प्लस थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो इसको भी देख लेते हैं। 90 इसका मतलब ये वर्टिकल लाइन में आ गया, ठीक है, इस रेंज में जाएगा। तो यहां पे आप देखेंगे कि साइन और कॉसिक तो पॉजिटिव है, बाकी सभी हमारी वैल्यूज क्या है, निगेटिव है। तो इसका मतलब निगेटिव साइन तो आना ही है। अब बात आती है, चूंकि ये 90 है, वर्टिकली को इंडिकेट कर रहा है, इसका मतलब सेक का जो नियरेस्ट है वो आने वाला है। तो सेक का जो आगे वाली जो वैल्यू है दैट इज द कॉसिक थीटा। इसका मतलब क्या है, कॉसिक थीटा आपको इसका आंसर मिलने वाला है। इसको और एक और अच्छी तरीके से देख लें। मान लीजिए आपसे कहा जाए 10 180 प्लस थीटा क्या होगा, क्या इसका मान आएगा। तो आप देखें, इसको वैल्यूट करने के लिए हम क्या करेंगे, 10 180 को पहले देखेंगे। तो 180 जो एंगल बना रहा है वो ये वैल्यूट कर रहा है, दिस इज द 180।
ये 180 एंगल हो गया, और ये जो लाइन है ये देखिए हॉरिजेंटल लाइन है। इसका मतलब क्या है कि ये टर्म्स अब चेंज नहीं होंगे, ये टर्म्स तभी चेंज होंगे जब ये वर्टिकल लाइन को टच कर रहे होंगे। वर्टिकल लाइन को कब टच कर रहे होंगे? जब 90 आ रहा होगा या 270 आ रहा होगा। हॉरिजेंटल लाइन कब टच कर रहे होंगे? जब 180 आ रहा होगा, ठीक है, या 360 के पास वैल्यू हो रही होगी, जो घूम के फिर इसके पास में आ जाएगी। तो यहां पर नो चेंज और इसमें चेंज, और चेंज का रूल क्या होगा? ये वाला रूल फॉलो करना पड़ेगा। तो अब बात कर लेते हैं, क्वेश्चन है हमारा tan 180 प्लस थीटा क्या एवेल्यूट करके हमको देगा, क्या बताएगा 180 प्लस थीटा। तो आप देखें यहां पर, इसको इस तरीके से देख सकते हैं, 180 यहां पर आ गए इस जगह पर, तो यहां पर जो 180 प्लस थीटा करेंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट में वैल्यू आएगी, और यहां पर tan एंड cot का मान तो पॉजिटिव है, रेस्ट का मान नेगेटिव है। इसका मतलब क्या है कि वैल्यू तो आएगी पॉजिटिव, लेकिन क्या आएगी, वैल्यू क्या आएगी, चेंज होगी या नहीं होगी। तो चेंज कब होती है? जब वर्टिकली होती है, हॉरिजेंटल में कोई चेंज नहीं होता। तो tan 180 प्लस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा आपको आंसर मिलेगा, और वो भी कैसा मिलेगा स्टूडेंट? पॉजिटिव आपको आंसर मिलेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहां पर आपने समझा ट्रिग्नोमेट्रिकल के कुछ क्वाड्रेंट्स वैल्यू जो डिफरेंट क्वाड्रेंट्स में किस तरीके से लाइज करते हैं और उनको कैसे एवेल्यूएट करते हैं। यहां तक ट्रिग्नोमेट्री के कुछ इन कंसेप्ट पे हमने डिस्कस किया हुआ है। नेक्स्ट क्लास में हम ट्रिग्नोमेट्री के कुछ अदर फंक्शन, अदर फॉर्मूले पर हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।